नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। सामान्यतः अपने आक्रामक रूप के लिए जाने जाने वाली ममता बनर्जी इस बार अपनी चुनाव प्रचार में बहुत डिफेंसिव नज़र आ रही हैं। ज़्यादातर वो भारतीय जनता पार्टी के आक्रमणों का जवाब देती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसे मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं जो सामान्य तौर पर उनको कोई चुनावी फायदा देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं या नुकसान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चाहे प्रधानमंत्री का किसी झालमुड़ी की दुकान पर जा कर के झालमुड़ी खाना और उसके बाद उसको स्टेज मैनेज करना और बताना कि ये नहीं पहले से ही था और ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे लोग हैं उन्हीं का एक हिस्सा था, या प्रधानमंत्री को चॉइसेस ऑफ एब्यूजेस जो बंगला में गालियां देना हो, बंगाली भाषा में वो करना हो, या SIR और इस तरह की चीज़ें लेकर के चुनाव मैदान में आना। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी लगातार ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही, बताने की कोशिश कर रही कि केंद्र सरकार उन पर लगातार उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हर चुनाव में उल्टा होता था कि भारतीय जनता पार्टी या बाकी लोग ममता बनर्जी से परेशान हो करके और डिफेंसिव बात करते थे, चाहे जब उनको उन पर हमले की बात हुई थी पिछले चुनाव में, या दीदी को लेकर के ऑफेंसिव। इस बार फिर अमित शाह के ओए दीदी वाले मामले को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसको कोई सुनने के लिए, उसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि ममता बनर्जी की क्रेडिबिलिटी, या ये कहिए कि वो लगातार इतनी चीज़ें झूठ बोलती रही हैं या मिसगाइड करती रही हैं या इमोशनली अपने आप को वहाँ खड़ा करके उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही हैं कि अब उनकी बात कोई सुनने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए वो डिफेंसिव नज़र आ रही हैं। और यही कारण है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल वाला है, और वो लगातार मुश्किल में है चुनाव दर चुनाव। पहले चरण की वोटिंग होनी है, अभी दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है। देखते हैं आगे अभी 2-3 दिन और कैसा रहता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज जरूर चर्चा होनी चाहिए वो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली होकर के गए हैं, और सबको मालूम है कि दिल्ली क्यों होकर के गए हैं। अभी सिर्फ 2 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, मुख्यमंत्री, और 2 JDU के नेता उप मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। बाकी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सम्राट चौधरी का अभी खाली पड़ा है। खाली पड़ा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है। सहमति नहीं बन पाई है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, विशेष रूप से टॉप जो मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है और PWD है। ये सारे चीज़ महत्वपूर्ण है, इन सब पर फैसला होना है, और फैसला अब पटना में नहीं होगा, फैसला अब दिल्ली में होगा। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि दिल्ली में जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए फैसला लेंगे। दूसरा, नीतीश कुमार भी अब दिल्ली में है, नीतीश कुमार भी अब पटना से दिल्ली आ गए हैं, तो अब यहीं पर सारे फैसले होंगे। मुख्यमंत्री यहीं आएंगे, और न केवल मंत्रिमंडल का बल्कि बहुत सारे प्रशासनिक मसले जो विवादास्पद हो सकते हैं उन सब पर भी फैसले दिल्ली में ही बैठ कर के होंगे, ये तय है। और इसीलिए अब बिहार के मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अब निश्चित तौर पर सबसे बड़ी प्राथमिकता या सबसे पहली ज़रूरत वो है कि बिहार सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हो, और उस गठन के लिए चर्चा होगी। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्रालय को लेकर के सबसे ज़्यादा वो है। हमेशा मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने इस बार शपथ ली थी तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ गया था। अब इस तरह की मांग हो सकती है कि वो गृह मंत्रालय उप मुख्यमंत्री को दे दिया जाए, लेकिन क्या बीजेपी इस पर सहमत होगी? इसलिए कि बीजेपी किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहती। गृह मंत्रालय से जुड़े बहुत सारे मसले हैं
जो भारतीय जनता पार्टी को आगे की उसकी रणनीति में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इसलिए इस पर सहमति बनाई जाएगी और बीजेपी कोशिश करेगी कि वो इसको अपने पास रखे। तमिलनाडु में जो चुनाव आज हैं, आज 234 सीटों पर वहाँ मतदान है, लेकिन सामान्यतः तमिलनाडु में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंटी जो द्रविडियन और बाकी राजनीति वहाँ होती है, लेकिन और भी बैकवर्ड पॉलिटिक्स और फ्रीबीज और पैसे चुनाव के समय देने की, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण मसला है जो अचानक बहुत तेज़ी से उभर करके आया है, वो ये कि जो दीपोत्थान पर हिंदुओं को दिया नहीं जलाने दिया गया था, उसको लेकर के हिंदुओं के मन में काफ़ी नाराज़गी है। और अब जब ये निकल करके आया है कि उस पूरे प्रकरण को, उस पूरी प्रक्रिया को, मतलब हिंदुओं को जो दीपोत्थान में दिया जलता था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जिसको रोका गया, और इस मामले में जिस हाई कोर्ट के जज ने ये निर्णय दिया था उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन तक संसद में ले आया गया, उस पूरे मामले में 1.5 करोड़ रुपया उस पूरी प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार ने खर्च किया। अब ये दो चीज़ है, एक तो ये कि सरकार जो है टैक्स के पैसे से, हिंदुओं के टैक्स के पैसे से हिंदुओं के खिलाफ जो कैंपेन है या हिंदुओं के खिलाफ जो है उसको रोकने की प्रयास किया है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि हिंदू मंदिर, तमिलनाडु के दक्षिण के मंदिर, विशेष रूप से तमिलनाडु के मंदिर रिच हैं, इसलिए कि वहाँ बहुत रिच हैं, इसलिए कि वहाँ पर सोना चांदी बहुत सारा दान किया जाता है, पैसे भी दान किए जाते हैं। उन परिस्थिति में सरकार बहुत सारा टैक्स के रूप में और बहुत सारा चोरी छुपे मंदिरों की धन संपत्ति का इस्तेमाल गैर धार्मिक चीज़ों में करती है। इसको लेकर के विरोध भी चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा भी है। अब ये जो मामला निकल करके आया है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पूरे आंदोलन को या पूरी प्रक्रिया को रोकने के लिए, उसको लेकर के बहुत नाराजगी है लोगों में। और क्या इसका प्रभाव चुनाव में होगा? ऐसा लगता है कि चुनाव में प्रभाव जरूर होगा और लोगों की नाराजगी रिफ्लेक्ट करेगी। और ये हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह का कैंपेन डीएमके का चला था, उससे पहले से ही लोगों में नाराजगी थी। तो ये जो मामला है सरकारी खजाने का जो पैसे खर्च हुए हैं, ये चुनावी मुद्दा बन गया है वहाँ पर। खैर ये परिणाम आने पर पता लगेगा, लेकिन अभी ऐसा ही नज़र आ रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण मामला है कि बांग्लादेश के एक पुजारी जो पिछले 3-4 दिन से गायब हुए थे और उनके गायब होने की शिकायत दर्ज की गई थी, उनका शव जो है एक पेड़ से लटकता हुआ मिला है। अब ये अब निश्चित तौर पर न केवल दुखद है बल्कि काफ़ी चिंता वाली बात है कि किस तरह से वहाँ पर लगातार हिंदू पुजारियों के साथ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही। 3 दिन पहले जब वो लापता हुए थे तो उनकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले ये मामला चलता था जब यूनुस सरकार थी तब, लेकिन यूनुस सरकार के जाने के बाद ये पहली घटना है। लेकिन ये घटना भी क्यों घटित हुई, इसको लेकर के निश्चित तौर पर चिंता और चर्चा दोनों है। अब जो ये मतलब जो ये पुजारी हैं, इनके बारे में अब इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। ये घटना जो है कॉक्स बाज़ार के मतलब कॉक्स बाज़ार इलाके में घटित हुई थी, जब इनके गले में स्कार्फ लपेटे एक पेड़ से शव लटकता हुआ मिला था। वहाँ के जो पुलिस के जो इंचार्ज हैं मोहम्मद समीउद्दीन ने बताया कि ये लगभग दोपहर में शव दिखा था। और जो पुजारी हैं उनका नाम नयन दास है।
20 अप्रैल को ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके बाद अब ये घटना सामने आई है कि उनकी मौत हो गई है। अब ये तो जिस तरह से मामला निकल कर के आया है उससे ये साफ है कि ये आत्महत्या तो नहीं है, हत्या की गई है उनकी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। इस तरह की घटनाएं सामान्य हैं बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं की, हिंदू पुजारियों की, हिंदू मंदिरों पर लूट सामान्य थे। यूनुस सरकार के जाने के बाद इसमें थोड़ी सी कमी आई है, डिप्लोमेटिक संबंध भी बहाल हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस मामले में भारत सरकार सख्ती से बांग्लादेश सरकार को मैसेज देगी और इन सब का बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी नज़र आएगा। काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर के भी नाराज़गी थी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो वहाँ की पुरानी सरकार थी उसके समर्थन में या वहाँ जिस तरह की घटनाएं होती थी उस पर चुप्पी थी, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखेगा। इसलिए कि बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी भारत में हैं और वो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।